रोहन जी जो कह रहे हैं कि अंत में ये हिंदुत्व का मुद्दा उठा देते हैं, जिससे ये हिंदुत्व के नाम पर अगड़े पिछड़े सबको एक साथ अपने साथ कर लेते हैं। क्या ये सही है? अंजना जी, पहले मैं आंकड़ों की बात करूंगा। ये आंकड़े क्या बताते हैं? आंकड़े साफ बता रहे हैं कि भाजपा जब से शासन में आई है 2014 के बाद, उनका एक प्रयास रहा है, चाहे वो राज्य के चुनाव हो, देश के चुनाव हो, कि ओबीसी मतदाताओं को कैसे अपनी ओर लाया जाए। ये आंकड़े ये बताते हैं कि यूपी में उसमें वो काफी हद तक सफल होते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो पूरे के पूरा जो ओबीसी कुनबा है, ओबीसी वोटर है, वो सब उनके साथ नहीं है। ओबीसी वोटरों में एक बंटवारा दिखाई पड़ता है। यादव अगर वोटरों की बात करें, वो अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े दिखते हैं, और जो नॉन यादव ओबीसी हैं, उनका झुकाव बीजेपी की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। 2004 से अगर 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें या 2007 के विधानसभा से 2022 के विधानसभा चुनाव को देखें, तो एक ये ट्रेंड दिखाई पड़ता है। दूसरा ट्रेंड, विधानसभा के जब चुनाव होते हैं, जब राज्य में सरकार बनाने की बात होती है, तो यादव मतदाताओं का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ ज्यादा है, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद होती है कि जिस पार्टी का वो समर्थन कर रहे हैं, शायद उस पार्टी की सरकार बने, इसलिए वो उस पार्टी के इर्द गिर्द गोलबंद होते हैं। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है, तो वही मतदाता, उनमें से कई ऐसे मतदाता होते हैं जो विधानसभा में तो समाजवादी पार्टी का साथ दे रहे हैं, लेकिन लोकसभा में वो उनका वोट बीजेपी की तरफ जाता है। और इसकी वजह, जो लोकसभा का चुनाव वो ज्यादा नेशनल इश्यूज पे केंद्रित हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी उसके एक बड़े फैक्टर हैं, जिसकी वजह से वही यादव मतदाता जिन्होंने बढ़ चढ़कर समाजवादी पार्टी के लिए वोट किया, उनका वोट बीजेपी की ओर जाता हुआ दिखाई पड़ता है। बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है, सिर्फ यूपी में नहीं है, अन्य राज्यों में भी ये देखने को मिलती है कि गैर नॉन डोमिनेंट ओबीसी को अपनी ओर मोबिलाइज किया जाए। बिहार में भी ऐसी उनकी स्ट्रैटेजी है, अन्य राज्यों में भी ऐसी स्ट्रैटेजी है, और ये आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी काफी हद तक इस स्ट्रैटेजी में सफल होती हुई दिखाई पड़ रही है। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, अब आपके पास आते हुए अब राजनीतिक बहस ले जाते हैं। क्या ओवरराइडिंग फैक्टर, अंत में आप लोग कह रहे हैं कि शमशान, कब्रिस्तान, हिजाब, नकाब, कुछ ना कुछ आप लोग ऐसे मुद्दे ले आते हैं जिससे आप सभी हिंदुओं को एक साथ कर लें, फिर अगड़े पिछड़े सब अपनी जाति भूलकर हिंदुत्व के नाम पर वोट कर देते हैं। नहीं, हिंदुओं को एक करने में इनको समस्या क्या है? हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहिए, जो इन्होंने 70 वर्षों तक किया, कि मुसलमान को तो शिया, सुन्नी, देवबंदी, वहाबी, जिक्री, बहाई, अहमदिया, इसमें नहीं बांटते हैं, तो हिंदुओं को क्यों बांटना चाहते हैं? सवाल ये पैदा होता है, एक बात। दूसरी बात, लोगों को विश्वास है कि इस नेतृत्व ने ही गरीब के घर में शौचालय दिया, एलपीजी के कनेक्शन दिया, सौभाग्य योजना के तहत बिजली दी, उसको वैक्सीन लगवाया, उसको आयुष्मान भारत योजना दी, इसके माध्यम से जनता की सेवा की है। तो जो जनता की सेवा करेगा, प्रधान सेवक बनकर, प्रधानमंत्री बनकर नहीं, प्रधानमंत्री के ऊपर रिमोट कंट्रोल लेकर जो है गैर संवैधानिक सरकार चलाने वाली व्यवस्था नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर भी प्रधान सेवक की भूमिका में अपना, जब से वो जन सेवा का उन्होंने पद लिया है 2001 से 2022 तक, एक दिन का व्यक्ति विश्राम नहीं लेता है। और हमारे कार्यकर्ता भी उसी तरह से दिन रात परिश्रम करते हैं जनता की सेवा के लिए। तो स्वाभाविक तौर पर जनता का विश्वास है हमारे प्रति। अब जनता का विश्वास हम पर आए, और आप बार बार जो बातें करते हैं कि भाई राम मंदिर की बात अगर आई है, आएगी ना। 1992 में जब से बाबरी का विध्वंस हुआ था, से लेकर 2019 तक हर चुनाव पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। राहुल बाबा भी पूछते थे। अब हम कह रहे हैं कि हम वहां मंदिर बना रहे हैं और उसके उद्घाटन की तारीख भी बता रहे हैं। और जिन लोगों ने यह संकल्प लिया था भारत की संसद में खड़े होकर कि राम लला की जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे, उनकी हिम्मत हो तो संकल्प पूरा कर दो। राहुल गांधी जी को भेज दीजिए संकल्प पूरा करने। रोहन जी, और एक सेकंड, आपने बोला कि वो राहुल गांधी की टी शर्ट पे बात करते हैं। हुसैन दलवाई आप ही के पूर्व एमपी है ना, वो कह रहे हैं कि योगी जी को ये भगवा कपड़े उतार के मॉडर्न कपड़े पहनने चाहिए। देखिए, तो फिर आप लोग भी तो हवा देते हैं ना, सब टीम भी बन जाते हैं। आज अभी उन्होंने हिंदू की बात की, हिंदू को जोड़ना, ये हिंदू को जोड़ नहीं रहे, देश को तोड़ रहे हैं। दोनों में बहुत फर्क है। अगर हिंदुओं को जोड़ने की बात हुई तो जम्मू में जो 6 कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई नए साल में, क्यों आज इनकी सरकार है, क्यों चुप बैठे हुए, क्यों आतंकवाद खत्म नहीं हुआ? अभी कल की बात है अंजना जी, जो जैन समाज हमेशा से कहा जाता है कि बीजेपी के साथ खड़े रहते हैं, आज सम्मेत शिखर जी पूरे देश की आस्था का विषय है, वहां पर भी पर्यटन स्थल की बात की, पूरे जैनों को रोड पे आना पड़ा। तो इनको किसी की खुशी देखी नहीं जाती, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो सिर्फ राजनीति करते हैं। आपने कहा राम मंदिर, आज राम जी उनको पूछ रहे कि पूछे राम, जब किया नहीं कुछ काम तब क्यों ले रहे हो मेरा नाम?
ये राम जी पूछ रहे हैं। राम जी आस्था का विषय है, हम सबकी आस्था का विषय है, पर राम के नाम के पत्थर कब तक तैरेंगे भैया? आपको काम तो करना पड़ेगा। मैंने जो स्टेटमेंट दिखा है वो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है, किसी और का तो नहीं है। और नए साल का तोहफा देखिए, एलपीजी के प्राइस में वृद्धि हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे उच्च स्तर पे दिसंबर में चला गया 8.3। ये सारे इंडेक्सेस हैं, उसमें देश का हाल देखिए आप। जेंडर इंडेक्स में दोनों सबसे ज्यादा, हंगर इंडेक्स में हम 107वें नंबर पे हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 150वें नंबर पे हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 136वें नंबर पे हैं, डेमोक्रेसी रिपोर्ट हम 93rd सिचुएशन पे हैं, ह्यूमन डेवलप हम 132 के नंबर पे हैं, हमारा पासपोर्ट 87वें नंबर पे है। तो ये सब चीजें क्या है? आज जो सरकार 8 साल से शासन में, जनता को उसको रिपोर्ट कार्ड दिखाना पड़ेगा। और जब छात्र को मालूम होता है कि अब रिपोर्ट कार्ड दिखाने से वो फेल होने वाला है, तो इधर उधर की बात करेगा, उसकी मजबूरी है। और यही हमारा उद्देश्य है अंजना जी, कि जब जनता की मुद्दे की बात हो, जनता के मुद्दे पे बात कीजिए। हम डंके की चोट पे कहते हैं कि हम जीतेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वादा जनता को किया जाता है वो पूरा करना हमारा नैतिक, हमारी जिम्मेदारी है, उस पर हम भाग नहीं सकते। यही जिम्मेदार और गैर जिम्मेदार लोगों में फर्क होता है। आने वाले दिनों में ये फर्क आपको जरूर दिखेगा। हुसैन दलवाई पे आपने कुछ नहीं कहा। बिल्कुल, क्योंकि आज जो पार्टी में है, आप उनसे सवाल पूछिए, मैं उसका जवाब इसीलिए नहीं दूंगा। पर मैं फिर भी एक चीज कहना चाहूंगा कि किसी भी पार्टी के लिए, किसी के लिए भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। मुद्दों की राजनीति कीजिए, पॉजिटिव राजनीति कीजिए। जब तक मुद्दों की राजनीति नहीं होगी, तब तक देश में गरीब का भला नहीं होगा। जब तक मुद्दों की राजनीति होगी, जनता को कोई फायदा नहीं होगा। मैं सिर्फ मुद्दों की राजनीति में। एक जवाब प्रेम शुक्ला जी इस पर दीजिए, उसके बाद जाएंगे। प्रेम शुक्ला जी, क्या आप लोग महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे जैसे ही उठते हैं तो उनको ढकने के लिए सबसे अच्छा तरीका है राहुल गांधी? कभी राहुल गांधी की दाढ़ी, कभी राहुल गांधी की टी शर्ट। मतलब राहुल गांधी तो आप लोग, मतलब लगता है सुबह उठते ही जो उनका नाम जपना शुरू करते हैं, पूरी स्ट्रैटेजी ही राहुल गांधी आपकी, बीजेपी स्ट्रैटेजी राहुल गांधी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी पर भी बात करती है, और अकेले प्रधानमंत्री 1952 से लेकर 2019 तक एक प्रधानमंत्री मुझे दिखा दीजिए जिसने संसद में खड़े होकर उनके कार्यकाल में कितने रोजगार का सृजन हुआ है। 2018 में संसद में खड़े होकर नरेंद्र मोदी जी ने कितना रोजगार सृजन हुआ, उसका आंकड़ा बाकायदा दिया, किस सेगमेंट में कितना हुआ। महंगाई बढ़ती थी इनके जमाने में, तो शरद पवार इनके कृषि मंत्री थे, वो कहते थे कि हम कोई ज्योतिषी है क्या, महंगाई कब घटे बता दें आपको। आज महंगाई बढ़ती तो उसको नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए जाते हैं। अब रह गई बात राहुल गांधी की। अब अगर कोई विचित्र हरकतें करेगा कि भारत जोड़ो यात्रा की बात करे और जाकर जॉर्ज पुनैया जैसे भारत विरोधी, जो मां भारती के लिए अपशब्दों का प्रयोग करता है, बोलिए, लेकिन टी शर्ट पे आने की क्या जरूरत है? टी शर्ट पे आने की क्या? भारतीय जनता पार्टी किसी ने आपके जैकेट पे, आपके कुर्ते पे डिस्कशन कर रहे हैं ना बात। ये योगी जी के कपड़े पे कर रहे हैं ना, माफी मांगे जरा ये।